मरकजी हुकूमत की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग जारी है। इस मीटिंग को पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने तलब किया। इस इजलास में तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स को मदऊ किया गया है। वाज़ेह है कि अहम बिलों और मुबाहसों के अलावा ये सेशन इसलिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल है कि इस सेशन के दौरान हिंदुस्तान के सदर और हिंदुस्तान के नायब सदर दोनों का इंतखाब होगा। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया का इंतखाब सेशन के पहले दिन होगा और नायब सदर का इंतखाब 6 अगस्त 2022 को होगा। और इससे पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे विनीत से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। विनीत, इस वक्त दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सरकार में के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने यह बैठक बुलाई है और इसमें जो सरकार के पक्ष के कई मंत्री जो हैं वो शामिल हुए हैं, साथ ही साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। अगर चेहरों के बारे में बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी में शिरकत कर रहे हैं, जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है वो भी इसमें मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें वो मौजूद है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जो लोक दल के एनसीपी में से जो है वो शरद पवार मौजूद है, प्रफुल्ल पटेल मौजूद है, सुप्रिया सूर्य मौजूद है, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के टीआर बालू और त्रिची शिवा में जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई में रेड्डी, सपा से जावेद अली, बसपा से गिरीश चंद्र, आरएलडी से जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, एआईएडीएमके से थम्बुदरे मौजूद है। तो तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर जो कवायद की जा रही है, हमारे जो सरकार के मंत्रियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कोशिश है की जा रही है कि सदन का सत्र जो है वो सुचारू तौर पर चले, अधिक से अधिक विधायी कार्यों पर चर्चा हो, विधायी कार्य में हो सके, इसको लेकर के यह बैठक चल रही है। क्योंकि जब हमारे सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई तो उनका कहना था कि लोकतंत्र में जिस तरह से सरकार की सत्ता पक्ष की भूमिका होती है उतनी ही निर्णायक भूमिका जो है वो विपक्षी पार्टियों की होती है। और ऐसे में सदन का सुचारू तौर पर चले, इसके लिए विपक्षी पार्टियों का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। विनीत, एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कितना अहम है ये मानसून सेशन जो चलने वाला है, कितना अहम है क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इसमें चुनाव भी होना है? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें राष्ट्रपति के उम्मीदवार की को लेकर के जो चर्चाएं लगातार हुई थी, अब उस पर जो है वो अब चुनाव होना है। पहले ही दिन में जब सदन का सत्र शुरू होगा, पहले ही दिन वोटिंग में की जाएगी और न सिर्फ संसद में बल्कि सभी विधानसभा से जो विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो इसको लेकर के वोट करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि कल एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी और अब जो है अब विपक्षी पार्टियां भी, अब खबर यह आ रही है कि लगभग 3:30 बजे में शरद पवार के आवास पर विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी और वहां पर विपक्ष के उम्मीदवार के नाम की चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण इस मायने में भी यह सत्र में हो जाता है क्योंकि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर जो चुनाव होते हैं वह इस मानसून सत्र में ही होगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यह सत्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में महंगाई, अग्निपथ और दीगर अहम मुद्दों को उठाया जाएगा। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में अपोजिशन की जानिब से उठाए जाने वाले मुद्दों से मुतालिक पूछे गए सवाल पर खड़गे ने ये बात कही। जाकर हम अपने मुद्दे रखेंगे, जैसा कि इन्फ्लेशन का है, प्राइस राइज, अग्निपथ, उसके बाद में और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो धोखा हो रहा है वो, ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे और जो विषय वो सदन में आएंगे उसके ऊपर बहस हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पहले मरहले के बलदियाती इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान होगा। 6 जुलाई को पहले मरहले के लिए वोट डाले गए थे। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर पालिका के लिए वोट डाले गए थे। 11,000 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान अहम मुकाबला है। वोटों की गिनती के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं।
और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, हमने सुबह 10 बजे जब बात की थी वोटों की गिनती का आगाज़ हो चुका था। जो बैलेट पेपर हैं उनको, या पोस्टल बैलेट थे, उनको गिना गया था। अब किस तरह के हालात है? क्या कुछ हालात साफ होते, मंजर साफ होता दिख रहा है? आजम, हम बता दें कि 44 जिले में 133 बलदियाती इदारों के वोटों की गिनती चल रही है। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के वोटों की गिनती जारी है। और अगर नगर निगम की बात करें तो बुरहानपुर नगर निगम के फैसला आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो है इसको जीत लिया है। कांग्रेस की वहां पर बड़े कम वोटों से जो है शिकस्त हुई है, 384 वोटों से। लेकिन वहां पर जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसने अपनी दमदारी का मुजाहरा किया और तीसरे नंबर पर उनका कैंडिडेट आया 11,000 वोटों के साथ। खंडवा में, बुरहानपुर में जो है MIM के जो है कैंडिडेट जो है काउंसिलर जीत चुके हैं। वहीं पर अगर जबलपुर की बात करें तो उनके 2 काउंसिलर आगे चल रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए कि पहली बार MIM ने मध्य प्रदेश में कदम रखा, लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्होंने अपने कदम रखने में कामयाबी हासिल कर ली है। राजधानी भोपाल की बात करें, जहां पर इब्तदाई रुझान में कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट जहां पर आगे चल रहे थे, वहीं पर हमें देख रहे हैं कि अब छठे राउंड की जो गिनती चल रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार जो है 10,000 वोटों से पीछे है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर उम्मीदवार मालती राय 10,000 वोटों से आगे हैं। वहीं पर जबलपुर की बात करें या ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त जरूर मिली है। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जिस उम्मीद जो यहाँ पे जता रही है कि जनता की नाराजगी का उसको जो फायदा मिलने की बात की जा रही थी, वो नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है मजमूई तौर पर लीड कर रही है। बिल्कुल मेहताब, आपने MIM का यहाँ पर जिक्र किया। MIM ने जाहिर सी बात है अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, पहली बार चुनाव लड़ी, पहली बार इंतखाब लड़ी है, वोट भी काफ़ी हासिल किया। लेकिन इससे मेरे ख्याल से नुकसान जो ज़्यादा हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि मुकाबला जो BJP और कांग्रेस के दरमियान ही माना जा रहा था। यकीनी तौर पर जिस तरह से मैंने कहा जो है बुरहानपुर का जिक्र किया, बुरहानपुर में जो मुकाबला खासतौर पर था कांग्रेस और BJP के दरमियान था, और वहां पर जो वोट कटा है, जो रवायती वोट जो कांग्रेस का माना जाता था, 11,000 वोट अगर MIM का कैंडिडेट ले जा रहा है और 384 वोट से वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट की शिकस्त होती है। इससे साफ होता है कि वहां पर जो है MIM ने जो अपनी मौजूदगी दर्ज की है उससे कांग्रेस को डेंट लगा है। और दूसरी जगहों पर अगर बात करें, राजधानी भोपाल में MIM के 6 कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन राजधानी भोपाल में MIM अपना कारनामा अंजाम नहीं दे पाए। जो 6 कैंडिडेट थे सबके सब जो है जो उनकी हार तय है। लेकिन दूसरी अगर उसकी बात करें, जहां पर भारतीय राजधानी भोपाल में उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वो भी नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है। मालती राय 10,000 वोटों से आगे जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि शाम के 6 बजे तक नतीजे सामने आ जाएंगे। क्या BJP के खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए आजम, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे संजय हमारे साथ मौजूद है। वोटों की गिनती जारी है। आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे जो भीड़ है, लोग जो है इसको देख रहे हैं। अब वोटों की जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, उस रुझान को देखते हुए चारों तरफ से जो है BJP के खेमे में इब्तिदाई तौर पर जो कुछ खुशियां देखने को जरूर मिल रही हैं। लेकिन जब तक नतीजे पूरी तरह से सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक जो है पूरी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक बुरहानपुर जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कायम है, वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत को दर्ज किया और राजधानी भोपाल में जिस तरह से मालती राय जो है 10,000 वोटों से आगे चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हमें खुशी की एक लहर दिखाई दे रही है। आजम, बिल्कुल, क्या इस चुनाव को, आने वाले जो चुनाव है, चाहे असेंबली हो चाहे वो आम चुनाव हो, उसके सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है? दोनों पार्टियां सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं? देखिए, इसको सेमीफाइनल तो नहीं माना जाए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लीडर ने की, और बल्दियाती इंतखाबात की जब बात आदम करते हैं, ये इंतखाब पूरा जो है मुकामी इश्यूज पर लड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है मुकामी इश्यूज की बात तो नहीं की, बल्कि उसी पैटर्न पर इलेक्शन लड़ा गया जिस तरह के पैटर्न हमें देखते हैं कि असेंबली इंतखाबात में होते हैं अगले साल, यानी कि जो है 2023 में मध्य प्रदेश में असेंबली के इंतखाबात होंगे और 24 में पार्लियामेंट के इंतखाबात होंगे। उसी पैटर्न पर इलेक्शन लड़ा गया और इसका नतीजा कहीं ना कहीं उस पर असरअंदाज होगा। चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एडवोकेट जनरल के सरकारी इमारत में आग लग गई। इमारत के 3 फ्लोर आग के जद में आ गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। सांबा के सरहदी इलाके मंगूचक में गुज़िश्ता शब मुकामी अफराद की जानिब से पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। हालांकि पाकिस्तानी ड्रोन से मुतालिक सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG ने सुबह में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फोर्सेज ने इस दौरान ड्रोन की खिदमत भी हासिल की।
कश्मीरी रूहानी हस्ती ललेश्वरी की ज़िंदगी और कश्मीरी जीवन कश्मीर एक अक्षर उनके असरात को थिएटर प्ले के जरिए पेश किया गया। याद रहे कि ललेश्वरी वादी में उर्फ आम में ललदीद के नाम से मशहूर है। मंडी हाउस के ब्लैक कैनवास हॉल में पेश किए गए थिएटर ड्रामे के दौरान फनकारों ने अपने मुजाहरे से सभी देखने वालों का दिल जीत लिया। ललेश्वरी की ज़िंदगी, उनकी कुर्बानी, मुजाहिदा को ख़ास तौर पर दर्शाया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि मोहब्बत का पैगाम देने के मकसद से ये एहतमाम किया गया था। लल्लेश्वरी 14वीं सेंचुरी में ये कह चुकी हैं कि इंसान में भेदभाव करना बहुत ख़राब बात है, गलत बात है। किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि इंसान में भेदभाव किया जाए। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये लल्लेश्वरी की वाकों में कहा जाता है, उनकी कविताओं में कहा जाता है। वो 14वीं सेंचुरी में आई थी और उन्होंने यही 14वीं सेंचुरी में यही सीख दी सबको कि बंदे से हर इंसान में भगवान होता है। जो भी कश्मीर का लिटरेचर है, पोइट्री है, आज वो देन है ललेश्वरी के वाक से। ओरिजिन तो वहीं से है और ललेश्वरी ने हमेशा ही भाईचारे की बात की है। तो तब उन्होंने उस 14वीं सेंचुरी में जब कहा था शिवची थल रोजान मोजान हुनते मुसलमान त्रुके चुपान पन परजान सोचे साहिब हसिद जंजान। तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव मत करो। अगर तुम में कोई काबिल सलाहियत है, अपने आप को पहचानो, तो वही उसके साथ साहिब के साथ, शिव के साथ वही पहचान है तुम्हारी। दैट विल मेक यू इन यूनिसन विद देम। उन्होंने जो आज आप महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं या जो हालात आप देख रहे हैं, वो तब उन्होंने प्रोफेसी की थी। जितने भी उनकी लाइफ रही है, बड़े दुखों से रही है, वो साथ साथ चलता रहा उनके साथ। एक ऐसा ससुराल मिला, ऐसा ये मिला, लेकिन जब उनका एक वो पोइट्री आउटबर्स्ट हुआ, तो वो इतना कंटेम्प्रेरी आज भी उतना ही रेलेवेंस है जितना तब था और लिटरेचर को बहुत बड़ी देन है सर। दिल्ली में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से शाये होने वाली ड्रामे की किताब टीपू सुल्तान का ख्वाब का इजरा हुआ। प्रोग्राम में उर्दू अदब और थिएटर से वाबस्ता लोगों ने खास तौर पर शिरकत की। पेश रिपोर्ट। मुल्क के लिए शहीद होने वाले टीपू सुल्तान के नाम को कुछ अरसे से तनाज़ा से जोड़ दिया गया है। हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से हिंदुओं की नस्लकुशी के सियासी इल्जामात भी लगाए जाते रहे हैं। ऐसे माहौल में दिल्ली में अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से शाये होने वाली ड्रामा की किताब टीपू सुल्तान का ख्वाब का इजरा किया गया। प्रोग्राम में उर्दू अदब और थिएटर से वाबस्ता लोगों ने खास तौर पर शिरकत की। ये जो प्ले है गिरीश कर्नाड साहब ने लिखा था ये, और उसका तर्जुमा महमूद रमान फारूकी साहब ने किया है। और आज ये ड्रामा बहुत रेलिवेंट इसलिए भी है कि जिस तरह का पूरा माहौल बना है और उसमें जिस तरह से हम अपनी तारीख़ को मसद कर रहे हैं, हम अपनी तारीख़ को देख रहे हैं। उस वक्त टीपू सुल्तान क्या चाहते थे, किस तरह का हिंदुस्तान देखना चाह रहे थे, और जो ब्रिटिश यहाँ आ रही थे उस वक्त तक यहाँ पूरे तौर पर काबिज़ नहीं हुए थे, जो आ रहे थे उसमें ब्रिटिशों से बचाने के लिए ब्रिटिश की पॉलिसी को समझते हुए टीपू सुल्तान एक डायरी लिख रहे थे और उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और उन्होंने बल्कि फ्रांस से मदद मांगी थी अपने मुल्क को बचाने के लिए और ब्रिटिश यहाँ काबिज़ न हो उसके लिए। ये कहना कि वो हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, वो मार रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये तो सही नहीं है। देखिए, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो आर्ट का लिटरेचर का हूँ, लेकिन जैसा मैंने उनको उस तरह देखा उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप ऐसा नहीं मान सकते कि वो उनका नरसंहार कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो उनके प्रजा का, उनके उस इलाके का उनको सपोर्ट नहीं होता। और आप देखिए, उनके जब मारने के 200 साल बाद भी जब गिरीश कर्नाड जैसे आदमी ने उन पर ड्रामा लिखा तो वो तो उसको उस तरह से प्रस्तुत करते हैं। दरअसल गिरीश कर्नाड के लिखे हुए ड्रामे टीपू सुल्तान का ख्वाब का तर्जुमा महबूबुर रहमान फारूकी ने किया है, जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने शाये किया। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने अंदाज में टीपू सुल्तान के हवाले से इजहार ख्याल किया। ताहम इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया कि टीपू सुल्तान ने हिंदू आवाम का कत्लेआम किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि टीपू सुल्तान का ख्वाब था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया जाए, और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी।
टीपू सुल्तान के नाम पे सियासत हो रही है और टीपू सुल्तान ने जो ख्वाब देखा था वो एक मुत्तहिद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था जिसमें सब मिलके और अंग्रेज़ों की हुकूमत का तख्ता पलट दें। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये इसमें जो बिटवीन द लाइंस अगर इसको पढ़ा जाए तो आजकल के हालात के साथ कितना टकराता है ये। और गिरीश कार्नाड ने जो ये प्ले लिखा है और महबूब रहमान फारूकी साहब ने इसको ट्रांसलेट किया है, क्या बात है, क्या बात है। आजकल के हालात, आजकल के हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो ख्वाब था, वो ख्वाब जो टीपू सुल्तान ने देखा था, अगर वो ख्वाब सच हो जाए तो आज हिंदुस्तान बिल्कुल बदल जाए। है ना जिगर साहब का शेर के जो अरबाब सियासत है सियासत जाने, तो वो सियासत क्या है, वो मेरा मसला इस प्ले के हवाले से नहीं है। इस प्ले के हवाले से मेरा मसला ये है कि ये बहुत अच्छा प्ले है और ये एक ऐसे आदमी का तर्जुमा किया हुआ प्ले है कि जिसका नाम जो हमारा मशहूर रिसाला है आजकल, जिसके एक ज़माने में मुदीर जोश मलिया आबादी रहे और बहुत सारे लकाबिरीन रहे, उसकी तारीख़ को आप महबूब रहमान फारूकी साहब के बगैर नहीं लिख सकते। तो हमने किताब को उसी नज़रिए से शाये किया है कि जिस तरह से भी हम महबूब रहमान फारूकी साहब को याद कर सकें तो वो हमें करना चाहिए। ड्रामे की किताब टीपू सुल्तान का ख्वाब शायद तो हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि टीपू सुल्तान का ख्वाब हकीकत में किस तरह से शर्मिंदे ताबीर होता है और इस किताब से उनके नाम पर होने वाली सियासत पर कब लगाम लगती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली टीकाकारी मुहिम में हिंदुस्तान को नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। मुल्क के अवाम को 18 माह के अरसे में 200 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराहम की गई हैं। वैक्सीन की 200 करोड़ खुराकें फराहम करते हुए हिंदुस्तान ने एक अहम संगे मील अबूर कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान ने दुनिया भर के 98 ममालिक को 235 मिलियन वैक्सीन सप्लाई भी की है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, मराकश और बरतानिया काबिल जिक्र ममालिक हैं जिनको हुकूमत हिंद की जानिब से वैक्सीन सप्लाई की गई है। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,528 नए मामले सामने आए। इसी अरसे में 49 लोग कोरोना से फौत हुए हैं। वहीं 17,790 लोग कोरोना से शिफायाब भी हुए हैं। महकमे सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक फिलहाल मुल्क भर में 1,43,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के बाद एहतियाती डोज लगवाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एहतियाती डोज लेने की आवाम से अपील की। 18 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों से ये अपील की गई है। सबके लिए वैक्सीन फ्री किया, केंद्र सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिला। आज मैं आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि जो प्रिकॉशन डोज है, जो पहली और सेकंड डोज के बाद लगती है, उसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं। जो प्रिकॉशन डोज है, जिन जिन लोगों ने नहीं लगवाई वो सब लोग प्रिकॉशन डोज लगवा लें। दिल्ली में भी बहुत कम लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है। ये प्रिकॉशन डोज भी हम लोगों ने फ्री की हुई है। जैसे पहली डोज फ्री थी, सेकंड डोज फ्री थी, ऐसे ये प्रिकॉशन डोज भी बिल्कुल फ्री है। सो आपको पैसा बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा समय निकाल के आपको प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए जाना है। तो वो सब लोग जिन लोगों को सेकंड डोज लगवाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग। आंध्र प्रदेश में जियो नंबर 117 की वजह से उर्दू मीडियम स्कूलों और उर्दू असातिज़ा को नुकसान होने का अंदेशा है। तंजीम बराए मुस्लिम हुकूक के सदर फारूक शिबली ने यह बात कही। इन्होंने वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के एजेंडे पर अमल करते हुए उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। फारूक शिबली ने जियो नंबर 117 को वापस लेने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो एकदम खुल के जो है दूध का दूध और पानी का पानी होकर जो है सामने आ रहा है। और स्पेशली मैं जो है मेरा इशारा उर्दू जबान की तरफ, उर्दू लैंग्वेज की तरफ, उर्दू स्कूल्स की तरफ, उर्दू टीचर्स की तरफ। और जिस तरीके के साथ
उर्दू के साथ जिस तरीके के साथ नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी को एक मर्तबा आप लोगों को जो है समझना बेइंतहा जरूरी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि अब ये जियो नंबर 117 जो भी है, ये तो सिर्फ उर्दू के लिए नहीं बल्कि सबके लिए इसके अंदर तो परेशानी है, लेकिन इसके अंदर बिलखुसूस उर्दू, क्योंकि बहुत ही कम स्कूल जो है हमारे, क्योंकि माइनॉरिटी और माइनर स्कूल्स हैं हमारे, तो डेफिनेटली जो है उसका असर बहुत ज्यादा उर्दू जबान के ऊपर पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो बहरहाल यहाँ पर जो है बोलने वाली बात यह है कि एक तरफ से जो है हुकूमत आंध्र प्रदेश की सीएम साहब जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब ये कहते हैं कि मैंने ही सूबे आंध्र प्रदेश में जो है उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया। हालांकि ये बात हकीकत नहीं है, पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है, क्योंकि इससे पहले 5 जिलों में जो है सूबे आंध्र प्रदेश के उर्दू जबान ऑलरेडी सेकंड लैंग्वेज मौजूद थी। अब प्रेजेंट जो है जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ है। और दूसरी तरफ से जो है आप उर्दू स्कूल्स को जो है बंद कर रहे हैं, उर्दू टीचर्स को जो है बंद कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा इंसाफ है और इंसाफ का तकाजा है। समझ में नहीं आता कि आप एक तरफ जो है कहते हैं कि हम उर्दू जबान को सेकंड लैंग्वेज करार देते हैं और दूसरी तरफ जो है आप उर्दू स्कूल्स को, उर्दू टीचर्स को और उर्दू जबान को जो है खत्म करने की भरपूर साजिश करें। हमें तो ये दिखता है कि सूबे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत नहीं बल्कि यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, क्योंकि अगर किसी भी कौम को अगर मिलियामिट करना है या उसको जो है जड़पेट से निकाल फेंकना है तो आपको जो है सबसे पहले उसकी जबान को जो है खत्म करने की जरूरत होती है। तो उसी जो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को एज इट इज फॉलो करने में जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब हूबहू एज इट इज जो है आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। मुरादाबाद में 2 रोज़ा सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मुसलमानों में इल्म दीन और दुनिया हासिल करने और बुजुर्गों की सीरत बयान करने की गरज से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दारुल उलूम सदरुल अफाजिल के बानी हजरत अल्लामा मौलाना अफजल कादरी की निगरानी में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब की सीरत पर भी रोशनी डाली गई। ऐसा कानून बनना चाहिए कि मजहबी पेशवाओं को गुस्ताखी करे, उसके बाद अगर जो वाद पानी मिलाए तो उसको 302 के अंदर और 307 के अंदर मुकदमा चलाया। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मैं मौलाना से भी अर्ज करता जरूर कि आपको मेरी जमात की जरूरत है, सिर्फ गेट के लिए नहीं, वैसे भी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ अपने निधि से। मुल्क के लोग भी हमारी हिफाजत में शरीक रहे हैं और शरीक हैं। हिंदुस्तान के राजा सैयदना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के गद्दी नशीन हज़रत पीर सैयद इरफान अली चिश्ती। मुल्क के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में मुसलसल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने सियासत में दुश्मनी पर तशवीश का इजहार किया। सीजीआई ने कहा कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलना सेहतमंद जमहूरियत की अलामत नहीं। इन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बाहमी एहतराम कभी था वो अब ख़त्म हो रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि मुशावरत के बगैर कवानीन बनाए जा रहे हैं। सीजीआई जस्टिस रमन्ना पार्लिमानी जमहूरियत के 75 साल नाम के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। सीजीआई रमन्ना इससे पहले भी मुल्क के मौजूदा हालात पर इजहार ख्याल करते आए हैं। अमेरिका से जो बाइडेन मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद अपने वतन अमेरिका वापस चले गए। गुज़िश्ता 4 रोज़ से बाइडेन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर थे। इन्होंने अपने दौरे के दौरान इजराइल, मगरबी किनारा और सऊदी अरब का दौरा किया। अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब में इलाकाई सरबराहान के इजलास में भी शिरकत की। बाइडेन ने ईरान और चीन से मशरिक़ वस्ता के सिक्योरिटी व दीगर कई उमूर पर रोशनी डाली। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी जोर दिया। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमलों का सिलसिला जारी है। रूस के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में खार्किव में 3 अफराद की मौत हुई है, जबकि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी आवाम का कहना है कि रूसी फ़ौज के हमलों का दिफा करने के लिए यहाँ पर कोई फ़ौज या किसी किस्म के हिफाजती इंतजाम नहीं है। वहीं यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस को दहशतगर्द मुल्क करार देने की अक़वाम मुत्तहिदा से लगातार अपील की है। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला के मुताबिक रवां साल के 24 फरवरी से जारी जंग के दौरान रूस ने 17,000 से ज़्यादा फ़ज़ाई हमले किए हैं। हज़ारों फ़ौजी हलाक हुए हैं और लाखों लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी है। Вночі ракетами прилетіли 2 ракети. Одна, яка вдарила біля 2-поверхового будинку,
там зруйнований, для житла непридатний, а друга ракета попала прямо в будівлю. Двохповерховий багатоквартирний будинок, загинуло 3 людини. Нема тут військових, тут зовсім нема ніякої інфраструктури, техніки. Це звичайний житловий мікрорайон, називається Лікарняний. Після обстрілу, коли зникло світло, до нас поступило дві людини легкої ступені тяжесті і 1 чоловік, який потребував оперативного втручання. Також лікарі одягали ліхтари, включали ми лампи.